नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM गुजरात। गुजरात लॉबी परेशान है क्योंकि भाजपा ही भाजपा की दुश्मन बन गई है। ये जो जंग भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी स्तर पर शुरू हुई है, क्या ये भाजपा का विनाश कर देगी? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने पूछा कि पिछड़े और दलित जिस तरह से पार्टी से नाराज हो रहे हैं, उसका उपाय बीजेपी के अंदर क्यों नहीं है? मोदी जी क्यों नहीं सुन पा रहे? वो शानदार बातचीत है। 4PM गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं केपी मलिक जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। संजय जी, धन्यवाद धन्यवाद। ठंड एंजॉय कर रहे हैं आप दिल्ली की? मैं जी, मुंबई में हूं, दिल्ली यहाँ में तो ठंडी नहीं है। नहीं, ठंड के साथ साथ पोल्यूशन भी है। दोनों डोज डबल ले रहे हैं आप, सिंगल डोज में नहीं चल रहा मामला। हम समुद्र किनारे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे कोई ठंड वंड नहीं है। जी, मलिक साहब, असली ठंड में तो गर्मी दिल्ली में जहाँ पे आप हैं वहीं बढ़ी हुई है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, सुना है, और फिर कुछ बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। ये यूपी में जो वोटर कटे हैं, योगी जी के कुछ समर्थकों का कहना है ये योगी जी को निपटाने की तैयारी है कि वोट इतने काट दो कि 2027 में योगी जी आए ना। भले ही वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए, लेकिन फिर 2027 के बाद योगी जी का पत्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि योगी जी को इस तरह हटा नहीं पा रही है दिल्ली। तो दिल्ली उनको हटाने की तरह तरह की नई कहानी बना रही है। सुना है कि ये जो वोटर कटे हैं, लोग तो समझ रहे थे योगी जी ने कटवा दिए होंगे, लेकिन सुन रहे हैं कि साहब चाणक्य जी की नजर है इस पे। और जब लोकसभा चुनाव हारे थे यूपी में बुरी तरह से, तो संगठन के लोगों ने यही आरोप लगाया था, साहब सरकार ने हमें सपोर्ट नहीं किया, वोटर आए, हमारे वोटरों को नाम काट दिए गए। तो योगी जी भला बीजेपी में रह के बीजेपी कवर क्यों खो देंगे? और जब वोटर कट रहे हैं, जो आज मैं आपके भास्कर में ही खबर पढ़ रहा था कि शायद बहुत सारी दर्जनों सीटों पे बीजेपी हार सकती है जो वोटर कटे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा। अब तक तो विपक्ष परेशान था कि भाई वोटर काट काट के हमें परेशान किया जा रहा है, हमारी वोट काटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी परेशान है, ये बात किसी के गले उतर नहीं रही है। खेल है क्या? जरा केपी मलिक साहब आप समझाइए, आप राजनीति की बड़ी गहरी नब्ज रखते हैं। संजय जी, यहाँ पे दो तीन सवाल खड़े होते हैं कि पहला सवाल तो ये है, योगी जी को पहले ही कैसे पता चल गया था, पहले ही कैसे आभास हो गया था कि करीब 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या आपने कहीं दुनिया में, भारत के किसी राज्य में ऐसा सुना है कि इतने करोड़ वोट कट जाएंगे और पहले ही आभास हो गया? और दूसरा जो कानून था वहां पे, अभी एक नई चीज आई है 2 दिन पहले, और आपके जो नए अध्यक्ष गए नए नवेले उत्तर प्रदेश में, वो कह रहे हैं भाई ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, पर बूथ पे 100 से लेके 200 वोट तक बढ़वाने हैं और ये 1 महीने का टाइम बच गया है, इसमें काम पे लग जाइए। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? ये तो विपक्ष पहले चोरी के आरोप लगा रहा था, राहुल गांधी कह रहे थे वोट चोर वोट चोर, फिर विपक्ष कह रहा था, अब तो ये आपके योगी जी भी कहने लगे। प्रदेश अध्यक्ष को भी डाउट होने लगा दिल्ली से जाती है। दिल्ली में चश्मा कुछ और है, और जैसे यूपी या राज्य में आप जाते हैं आपका चश्मा उतर जाता है। तो पंकज चौधरी का चश्मा उतर गया है क्या? उनको चिंता होने लगी है क्या? संजय जी देखिए, ऐसा है कि खुल के बात सामने इसलिए नहीं आ रही है, अगर आप बहुत ज्यादा काबिल हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो आप कई लोगों के लिए खतरा बन जाते हैं, और वो लोग फिर आपको निपटाने के लिए तमाम शाम दाम दंड भेद करने लगते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी में देखिए, आप पत्रकारिता में देखिए, अगर किसी संस्थान में कोई बहुत क्रांतिकारी आ जाए तो सारे उसको काटने के लिए लग जाते हैं। ये राजनीति में भी तो होता होगा भाई। देखिए, नंबर 1 नंबर 2 के अलावा तीसरा नंबर तो भाजपा में कहीं था नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे तीसरा नंबर पैदा हो गया है, जिसको हम बाबा योगी कहते हैं। मोदी के बाद योगी का नारा चल गया एकाएक कहीं से, तो इससे जो हमारे चाणक्य नंबर 2 हैं वो घबरा गए। तो अब वो अपना रास्ता साफ करने के लिए ये सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें मुझे तो कहने में कोई गुरेज है नहीं। मैं लगातार आपके चैनल पर भी कह रहा हूँ, बाकी जगह भी कह रहा हूँ कि लखनऊ और दिल्ली की जो भयंकर लड़ाई है, उस लड़ाई का नजारा आपने 2024 में भी देखा। आप तो देख रहे हैं 17 से ही कि दिल्ली से क्रांतिकारी अम्ब्रेला में जाते हैं और वहां उतर जाते हैं, और उतरने के बाद में योगी जी फिर डंडा लेकर दौड़ा देते हैं उसको। और ये उठा पटक शुरू से चल रही है, और ये 2024 में तो भयंकर हो गई थी। और यूपी में आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे इसी के तहत। तो ये जो नतीजे आए थे, इसमें सेंट्रल को जब झटका लगा है, तो उनको लग गया कि बाबा तीसरी बार जैसे ही मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे
वो विशेष विमान से दिल्ली पहुंच जाएंगे, कुर्सी खाली करो, हम आगे, हम भी तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि कुछ फॉर्मूला लगा रखा है इन्होंने, जैसे लगाया था कि भाई 75 के बाद आपको जो है मार्गदर्शक मंडल में जाना होगा, तो फॉर्मूला ये भी लगा रखा है कि अगर आप तीसरी बार के मुख्यमंत्री हैं और किसी बड़े राज्य से आते हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं। तो नंबर 2 के पास तो क्लेम करने के पास कोई बड़ा पैमाना है नहीं, बाबा के पास तो बड़ा पैमाना है, उनके ऊपर कोई सीधा सीधा आरोप भी नहीं लगता। अभी तक आप कुछ भी कहिए, सीधा सीधा उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई किसी तरह का जो दूसरे आरोप कई नेताओं पे लगते हैं मध्य प्रदेश में, जैसे आप देख रहे हैं, उस तरह का आरोप भी बाबा के ऊपर नहीं है। तो बाबा भारतीय जनता पार्टी में तेजी से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, तो इससे कई लोगों में हलचल पैदा हो गई है, कई लोगों को दिक्कतें पैदा हो गई है। तो वो जो ग्रुप है वो बाबा को निपटाना चाह रहा है। हालांकि यहाँ पे मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है, ये मेरा निजी सोचना है, हो सकता है मैं गलत भी सोच रहा हूँ, कि कहीं ना कहीं बाबा से मोदी जी थोड़े से सॉफ्ट है, लेकिन नंबर 2 जो है वो निपटाने के लिए जो है वो धार को तैयार करते हैं ना, जैसे ऐसे वो नाई उस तरह करता है, ऐसे कर रहे हैं लगातार है, तो वो लगे हुए हैं। अब वो कितना कामयाब होंगे, कैसे करेंगे, और चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता कौन है, किसके करीबी हैं, ये भी संजय जी आप जानते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बड़ी लड़ाई है, और बाबा को ये दिख गया है कि अगर हमने पर बूथ पर 200 वोट नहीं बढ़ाए तो हम बहुत बुरी तरह से हार सकते हैं। पर बूथ का मतलब है वही 20-25 हजार, 40 हजार, 35 हजार, इस तरह का पर विधानसभा का एवरेज आता है। और अगर आप ये सारे बूथ पे बढ़ाते हैं, और मुझे लगता है कि 2.25 लाख के लगभग सारे बूथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर सब पे 200 के लगभग या 100 भी बढ़ाते हैं तो ये 2 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा पहुंच जाता है। तो यानी कि फिर वहीं आ गए आप। तो ये वोट कटे किसके हैं भाई? आप ये देखिए कि वोट बढ़ने चाहिए कि घटने चाहिए, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। नए लोग, नए वोट भी तो बन रहे हैं, नए लोग भी तो आ रहे हैं। तो ये कौन सा आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का है कि करोड़ों की तादाद में वोट कट रहे हैं, किस आधार पर कट रहे हैं, ये किसी को गणित समझ में आ ही नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक तो विपक्ष कह रहा था, अब तो पक्ष वाले ही कह रहे हो। कोई कार्यकर्ता तो कह नहीं रहा, कोई बूथ का नेता तो कह नहीं रहा, कोई जिला अध्यक्ष तो कह नहीं रहा, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो कह नहीं रहा। एक प्रदेश का बहुत ही प्रमुख मुख्यमंत्री कह रहा है इस बात को, एक प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है, जो नया नवेला गया है। तो बात में तो कुछ दम है संजय जी, मुझे तो लगता है, आपको लग रहा है पता नहीं। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर अमित शाह और योगी के बीच इस हद तक नाराजगी हो क्यों गई, क्यों नाराज हो गए अमित शाह? बल्कि योगी आदित्यनाथ का चयन भी अमित शाह ने ही किया था। पहले तो मनोज साहब आ गए थे और बिल्कुल पूजा पाठ करके, दर्शन करके शपथ देने के लिए अचानक हेलीकॉप्टर से रेवेन का चश्मा पहने हुए, गेरुए वस्त्र पहने हुए योगी आदित्यनाथ उतरे और मुख्यमंत्री बन गए। तो अमित शाह की चॉइस थी, अगर अमित शाह नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं बनते। फिर आखिर ऐसा हुआ क्या, ये अचानक इतनी तेजी से बड़ी बगावत, इतनी नाराजगी ये आई कहां से? क्यों इतना ज्यादा बवंडर मच गया? संजय जी, मेरी जो जानकारी है या जो मुझे पता है कि योगी जी अमित शाह की चॉइस नहीं थे, योगी जी संघ की, आरएसएस की चॉइस थे। मोहन भागवत जी के कहने पे ही जो है मोदी जी ने और अमित शाह ने उनको बनाया था। नहीं तो वहां तो आपको याद होगा कि काशी विश्वनाथ पर बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मंत्री भी रहे और जम्मू कश्मीर के बाद में जो है सर्वे सर्वा गवर्नर भी रहे। उनका नंबर था और बस वो लखनऊ ना जाके पहले मंदिर में चले गए, और कई बार मंदिर जाना भी आपके लिए जो है गलत हो जाता है, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। वो शायद मंदिर ना जाते, शपथ समारोह में चले जाते तो उनको शायद इग्नोर करना मुश्किल हो जाता। वो टाइम उन्होंने उधर लगा दिया मंदिर में ज्यादा, और वो जो है बाबा भोलेनाथ जो है उनसे नाराज हो गए, कुछ ज्यादा ही मक्खन लगा दिया उन्होंने उनको। तो नहीं तो ये तो उसको बना रही थी दिल्ली, तो दिल्ली की पसंद नहीं थे बाबा, बाबा नागपुर की पसंद थे। और बाबा ऐसे बैठ, और नागपुर से भी ये आदेश था जितनी हमें जानकारी है, नागपुर का भी ये कहना था कि भाई कुछ समय के लिए इनको बना दीजिए, और उसके बाद अगर आपको लगता है कोई दूसरा उपयुक्त उचित चेहरा है आप उसको बना लेना। लेकिन बाबा ऐसे बैठे एक बार वो घोड़े पे, और ऐसी एड़ घोड़े को लगाई, टक टक दौड़ रहे हैं, हाथ ही नहीं आ रहे हैं किसी के, और अब ये दिल्ली उनको घोड़े से उतार ही नहीं पा रही है।
और अब मुझे संजय जी इसमें एक चीज और नजर आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी इनको पद से तो हटा नहीं पा रही है दिल्ली की। भाई दिल्ली की जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, भारतीय जनता पार्टी तो दो ही लोग चला रहे हैं, अब वो बाबा को हटा नहीं पा रहे, तो उन्होंने एक नया फॉर्मूला लिया है कि इनको किस प्रकार से हटाया जाए। अब मैं आपको जो पर्दे के पीछे की खबरें दिल्ली में चल रही है, चर्चा का विषय कई दिनों से बनी हुई है, चर्चाएं यहां तक आई हैं कि भाई कुछ न कुछ जो नंबर 2 ने संपर्क साधा है समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कि हम आपकी कुछ मदद करेंगे, आप भी जोर लगाइए। और बस थोड़ा सा आप जब दिल्ली में कभी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाए कुछ करे तो थोड़ा सा वॉकआउट वगैरह का देख लीजिए आप और बाकी आप यूपी में मोर्चा संभाल लीजिए, वहां हम आपको मजबूत करेंगे। इस तरह की चर्चाएं भी अपुष्ट खबरें हैं ये, मैं इनका दावा नहीं करता, लेकिन लुटियंस जोन में राजनीतिक गलियारों में इस तरह की कानाफूसी चल रही है कि इस तरह का फॉर्मूला भी घड़ा गया है। क्योंकि हमने पिछले पार्लियामेंट सेशन में देखा है कि जो जुगलबंदी राहुल गांधी की और अखिलेश की थी, उसमें थोड़ी सी कुछ दूरियां नजर आई है इस बार। अगर साथ साथ नहीं चले, अलग अलग बैठे, कहीं धरने पे बाहर बैठना है पार्लियामेंट में तो एक साथ नहीं बैठकर दूर दूर बैठना, तो कई सारे इस तरह की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें भी दिल्ली में चल रही हैं। और क्योंकि इनके पास तो फॉर्मूला है, इनके पास तो ईडी है, इनके पास तो बाकी तोते मैना है, तो हो सकता है उससे भी समाजवादी पार्टी को दबाव में लेने की, डराने की कोशिश की गई हो, ये भी बात हो सकती है। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे लग रहा है यूपी को लेकर सत्ते में है और आपको 2027 में बहुत बड़ा संग्राम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब जो आपदा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उत्तर प्रदेश में चल रही है, इस आपदा में कितना अवसर समाजवादी पार्टी को मिलता है, ये देखने वाली बात है। अच्छा मलिक साहब, क्या बीजेपी के लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक डर ये भी है कि जिस तरह अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया है, उनका नारा जो है वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो पंडित भी शामिल कर लिए, ये पीडीए जितनी मजबूती के साथ एकजुट होता जा रहा है, पूरे देश में अब पीडीए की बात होने लगी है कि भाई पिछड़ा और दलित एकजुट हो जाए। जिस तरह पूरे देश में दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार बढ़े हैं और दलितों में मैसेज किया भैया कुछ भी कर लो चलेगी पंडितों की, आरएसएस का चीफ बनेगा पंडित, एक रज्जू भैया छोड़ दो तो सारे के सारे पंडित ही बनेंगे। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि पंडितों में ऐसे कौन से सुरखाव के पर लगे होते हैं कि कॉपीराइट उन्हीं का है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर बीजेपी दलितों की बात करती है तो राम जन्मभूमि मंदिर का मुख्य पुजारी दलित को बना देते, काशी का पिछड़े को बना दीजिए, मथुरा का भी दलित को बना दीजिए। मुसलमान को तो नहीं आप घुसने देते हैं मंदिर में, लेकिन पिछड़े दलित को तो आप घुसने की आजादी दे दीजिए। तो अगर ये बना देंगे तो एक समरसता का संदेश जाएगा, समरसता के नाम पे उनके यहाँ दलितों के खिचड़ी खाओ जाके, फिर डिटॉल से हाथ धो, उनका और नुकसान करो, ये सब चीजें फॉर्मेलिटी की जो करती है बीजेपी और संघ, उससे निजात मिल जाएगी। मैसेज जाएगा देखो हमने मुख्य मंदिर जो है हमारे, उनका मुख्य पुजारी दलित और पिछड़ा बना दिया। ऐसा करने से तो इनकी हवा खराब हो जाती है कि नहीं साहब वहां तो पंडित जी चलेंगे। तो ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी कितना ही कर ले, लेकिन वर्चस्व ब्राह्मणों का, ठाकुरों का या बनियों का ही रहने वाला है। तो पहले एक जमाने में जनसंघ था, उसके बाद बीजेपी हुई, तभी केवल पंडित ठाकुर बनियों की पार्टी कहलाती थी। क्या बीजेपी फिर उस मोड में आ गई है कि वोट तो चाहिए पिछड़ों के, तो उनको लुभा के हिंदू बना के कैसी वोट ले लो, लेकिन जो मलाई खाएंगे वो पंडित ठाकुर बनिया ही खाएंगे। क्या ये बात बिल्कुल अब लोगों को समझ में आ रही है? नहीं संजय जी, देखिए ये तो आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में दिखाने के लिए चेहरे तो मुसलमान के भी हैं और उनको कुछ दिन के लिए झुंझुना दे के मंत्री का भी झुंझुना दिया जाता है, फिर ऐसे ऐसे पेलते हैं उनको ऐसे अपराधी बना देते हैं कि बस जिंदा रहो, बचे हुए बहुत बड़ी बात है। आप गिन लीजिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कितने चेहरे मुस्लिम समाज के हैं। एमजे अकबर का क्या हुआ? वो बिहार वाले जो मंत्री थे उनका क्या हुआ? हमारे यूपी के रामपुर वाले मंत्री थे भाजपा में, उनका क्या हुआ? इसी तरह से कई दलितों को भी पार्टी में बड़े पद दिए गए। बंगारू लक्ष्मण को बनाया, उसका क्या हुआ? आपके राज्य के विनय कटियार जी कहाँ हैं, जो एक टाइम पे बहुत बड़े नेता थे अयोध्या के, उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था, कहाँ है विनय कटियार? कल्याण सिंह जी का अंत में क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी में हाथी के दांत की तरह दिखाने के दूसरे हैं और खाने के दूसरे हैं। भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना यह है कि वो तो मनुवाद को मानने वाली और उस सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है
आज भी हो रहा है। आपको अभी तक जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी तादाद में आरक्षण को धक्का दिखाते हुए उसमें सैनिकों की भर्तियां की गई हैं। अभी पुलिस की भर्ती होने वाली है, उसमें आप देख लीजिए। अभी अध्यापकों की भर्ती हुई है, उसमें कहीं है ही नहीं आरक्षण का। कौन बोल रहा है? वो बोलता रहे जिसको बोलना है, कुछ नहीं होना यहाँ पे। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक तरीका है। और संजय जी, भारतीय जनता पार्टी खाली उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे दूसरी एजेंसियां हो, चाहे कोई भी दूसरे विभाग हो, सब जगह इन्होंने अपने स्वर्णों को भरने का काम किया है। अलग अलग रास्ते निकाल लिए हैं, अलग अलग इन्होंने तरीके निकाल लिए हैं। जहां इनको संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ी, वहां इन्होंने संविधान में बदलाव कर दिए हैं। आप बताइए ना भाई, इनको मिश्रा जी मिले हैं जो रिटायर हो, कितने दिन से रिटायर बैठे हैं, उसके लिए मोदी जी ने सबसे पहले कुर्सी पे बैठते ही कानून में बदलाव करने का काम किया और उनको अपना सेक्रेटरी बनाया इन्होंने। आपको याद होगा, आजकल अब फिर उनको अयोध्या भेजा है क्योंकि मंदिर को उनके अलावा कोई संभाल नहीं सकता। भाई उत्तर प्रदेश में तो कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं, उनको वहां पे मंदिर का संभालने का जिम्मा दिया और उनके बेटे मिश्रा मुलायम सिंह यादव के प्रमुख सचिव थे जब अयोध्या में गोली चली थी, कार सेवक मारे गए थे। मैंने एक ग्राम सेवक कार सेवक का, उसकी गोली लगी थी, उसका इंटरव्यू किया, रोने लगा वो। बोला हम सोच नहीं सकते थे, जिस नृपेंद्र मिश्रा को सबसे ज्यादा कार सेवकों का हत्यारा मानते थे, वो मोदी जी उनको अपना प्रमुख सचिव बनाएंगे, उनको राम जन्मभूमि मंदिर बनाने के सब कमान देंगे। और करोड़ों का घोटाला तो मंदिर जमीन खरीदने में ही हो गया। अयोध्या में मंदिर बनाने के नाम पर जितनी लूट हुई है, वो लाइन याद आ गई, राम नाम की लूट मची है, लूट मचे तो लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट। मंदिर में सुबह करोड़ों की जमीन एक्स ने खरीदी, शाम तक होते होते से करोड़ों की कीमत बढ़ा के मंदिर को बेच दी गई। अयोध्या में ब्यूरोक्रेट ने अपने अपने रिश्तेदारों के नाम पे करोड़ों की जमीन खरीद ली। अमिताभ बच्चन तक लोडा ग्रुप का प्रचार करने आ गए, पता चला जो पानी की दलदल की जमीन थी वो तक बेच डाली, रजिस्ट्री के रेट कम रखे गए, जैसे ब्यूरोक्रेट खरीदे। इतना भ्रष्टाचार का तांडव राम की नगरी में हुआ, मुझे लगता है भगवान राम ने देखा होगा, अरे बेईमानों, तो मेरे नाम की ब्रांडिंग करने में पीछे नहीं आ रहे, मेरे नाम की बेईमानी करने में पीछे नहीं आ रहे, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इसीलिए बीजेपी अयोध्या से लोकसभा चुनाव हारी और एक दलित सांसद को चुना गया अयोध्या की नगरी में, भगवान राम की नगरी में। तो क्या भगवान की मर्जी के बिना कोई काम थोड़ी ना होता? भगवान ने संदेश दिया कि मैंने भी शर्वरी के झूठे बेर खाए थे और पे आगे मलाई काट रहे हो या ठेकेदार गुजरात के लिए आ रहे हो। मंदिर ऐसा बनाया कि पहली बारिश में छठ पकने लगी। गुजराती भाइयों ने ऐसा किया कि रेलवे की बाउंड्री कर गई। जितने गुजरात के ठेके पकते हैं उसमें बताया जाता है कि सब में गुजरात गुजरात गुजरात, पूरा देश गुजरात हो गया है। मतलब ये लग रहा है कि भारत का नाम ही गुजरात हो गया, बाकी हम सब तो कीड़े मकोड़े की तरह हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई। हमें तो घंटा नहीं घंटा नहीं घंटा मध्य प्रदेश में ज्यादा बज रहा आजकल संजय जी। हाँ जी जी जी, मंत्री जी का फोटो भी चल रहा है आजकल, घंटा दिखा रहे हैं वो सबको ऐसे। संजय जी आप मुझे ये बताइए, जी आप मुझे ये बताइए कि नृपेंद्र मिश्रा जी के समय से ही शुरू करते हैं। नृपेंद्र मिश्रा, एक चीज और याद आ गई, भगवान राम ने यही नहीं रोके कि इतने बेईमान आदमी को यहाँ बना दिया, बेटे को भी चुनाव हरवा दिया। नृपेंद्र मिश्रा के बेटे पूरी सरकार में बड़े शान लग गई थी, वो भी नप गए, वो भी बुरी तरह चुनाव हारे। लेकिन वो तो उस बैकडोर से चले गए ना, वो तो शायद एमएलसी हैं अभी। संजय जी आप मुझे बताइए, जो कुर्बानी नृपेंद्र मिश्रा जी ने दी मुलायम सिंह के टाइम पे, जो इन्होंने गोली चलवाई, क्या उससे मुलायम सिंह जी को फायदा हुआ? उससे किसको फायदा हुआ? और उस गोली चलाने से आज तक किसको फायदा हो रहा है? तो भाई अगर मैं आपको फायदा करवा रहा हूं तो उस फायदे में मुझे भी तो कोई हिस्सा दोगे। तो जो कर्जा चढ़ा हुआ है पिछले 30 साल से इनका, भाजपा को वो भी तो उतारना है। तो भारतीय जनता पार्टी वो कर्जा इनका उतार रही है, इसीलिए इनको कई सारी चीजों से नवाज रही है। तो ये बात तो इनकी हुई। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार का जिक्र आप कर रहे थे, ये स्वर्णों की बात करें, बात स्वर्णों की नहीं है। दलितों को एक किसी लेवल तक यूज करना है, उनका काम है। बूथ पे जाइए, वोट डालिए और राम मंदिर की बात करिए और दूर रहिए उससे, राम मंदिर से आप अंदर नहीं जा सकते। और खाली राम मंदिर की बात नहीं है, किसी भी मंदिर पे आप दूर नहीं जाएंगे। आपके अयोध्या में ही अगर किसी का घर है, गरीब आदमी का मंदिर के पास, किसी की दुकान है, चाय की दुकान है, दूसरी कोई चीज है,
वो सब तोड़ दिए गए। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? यहाँ मॉल बनेगा, यहाँ शोरूम बनेगा, यहाँ गुजराती का जो है टिकट बेचने खरीदने की एजेंसी बनेगी। समोसा बताते वहां 150 रुपए का एक बिक रहा है। तो वहां जो समोसा पहले बेचता था वो घर से बना के वो 7 रुपए का बेचता था। तो ये तो साला मार्केट खराब करेगा, इसको हटाइए यहाँ से। तो उसको हटा के फेंक दिया गया है। तो वहां पे जरूरत दलितों की, पिछड़ों की नहीं है, वहां पे स्वर्णों की, पैसे वालों की जरूरत है। मर्सिडीज आएंगी, सब बड़े लोग जा रहे हैं। अभी मैं जब ये हैदराबाद गया था तो मेरे एक बहुत पुराने मित्र मिले और वो ऐसे जो है वो गले में वो पहन के खड़े हुए थे और एयरपोर्ट पर बाबा की तरह लग रहे थे। अरे हमने कहा आप तो बाबा की तरह लग रहे हैं। बोला मैं अयोध्या जा रहा हूँ, बेटा पीछे खड़ा है, बेटे को भी ले जा रहे। बोला नहीं पत्नी भी है। मैं कहा नहीं नहीं, अयोध्या जरूर जाइए, और कहीं जाए ना जाए आप अयोध्या जरूर जाइए। आप सोचिए, जो लोग ओबीसी, पिछड़े और आपके गुजर समाज के लोग, जाट समाज के लोग कभी मंदिर पे नहीं जाते थे, वो रेगुलर अयोध्या जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं। और वो जा किस लिए रहे हैं कि कहीं टिकट मिल जाए, कहीं नजर में आ जाए बाबा की, कहीं किसी मंत्री की नजर में आ जाए, कहीं मोदी जी का आशीर्वाद मिल जाए। आप ये देखिएगा जैसे ही सत्ता पलटेगी ये सब जो है समाजवादी और कांग्रेस हो जाएंगे। आप वही जो कांग्रेस में समाजवादी में लोग थे वो सबसे बड़ा और भारी जय श्री राम बोल रहे हैं। अगर आप उनके पास से निकल जाओ, इतनी तेज जय श्री राम बोलते हैं कि आदमी डर जाता है क्या कह रहा है, क्योंकि ऊर्जा उनके अंदर बहुत है। संजय जी, उत्तर प्रदेश का आप सर्वे करवा लीजिए, आपके यहाँ पे स्टाफ है, 40% लोग वो भारतीय जनता पार्टी में, चाहे वो जमीन का कब्जा करना हो, चाहे वो ठेके हो, चाहे वो पट्टे हो, चाहे वो लूटमार करनी हो, चाहे हेराफेरी करनी हो, वो पहले मायावती जी की पार्टी में थे, फिर वो अखिलेश जी की पार्टी में गाड़ी पर झंडा लगा के समाजवादी का चल रहे थे। अब सब गाड़ियों पर गेरुए रंग के साफे बंधे हुए, आगे भाजपा का झंडा लगा हुआ है और हनुमान जी का वो बड़े वाला फोटो लगा हुआ है पिछली तरफ शीशे पे, जो डर जाता आदमी। हमने पहली बार देखा कि हनुमान जी का फोटो या चेहरा देख के आदमी डर जा रहा है। हमारे यहाँ हम राम राम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, हे राम बोलते हैं, ये श्री राम बोलते हैं और जय श्री राम ऐसे बोलते हैं कि सामने वाला डर जाता है। तो ये भय उत्पन्न कर रहे हैं इनका, हनुमान का, राम का। अभी तो मैं सोच रहा हूँ श्री कृष्ण जी का कैसे सुदर्शन चक्र वगैरह घुमाएंगे क्या कि लोग डर के दूर भाग जाएं। तो ये इन भगवानों के नाम पे हमें डरा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ 1700, 1800 और पुरानी सदी में औरंगजेब के टाइम पे, अगर आप संजय जी बात करें, इतिहास कोई नहीं जानता है, औरंगजेब से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम वहां के किसानों ने करा। एक कहानी है वीर गोकुला की, अभी उनका जन्मदिन था पिछले दिनों। 4 दिन तक किसान लड़े थे औरंगजेब की फौज से, 4 दिन तक। और जितने मथुरा के मंदिर बच गए थे वो उन्होंने बचाने की कोशिश करी थी। और चौथे दिन जब वो टुकड़ियां दिल्ली से और आसपास के वहां से टुकड़ियां आई, चौथे दिन जब वो घिर गए, तब उन्होंने पहले अपनी औरतों के गले काटे और फिर वो शहीद हुए। और जो वीर गोकुला था उसको लेके लाल किले पे चले गए, वहां पे आगरा में, और आगरा में उसको बांध के बोला इस्लाम कबूल करोगे या मरोगे। तो उसने कहा कि जिस धर्म में तुम्हारे जैसे निर्दयी हो उस धर्म को मैं कभी नहीं स्वीकार करूंगा। और उसका हाथ काट दिया गया, और खड़ा खड़ा हाथ कट गया उसका, कुछ उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर दूसरा हाथ कटा, उसकी बोटी बोटी करी और खून के ऐसे फव्वारे निकल रहे थे। फव्वारा चौक के नाम से वो जगह आज भी आगरा में प्रसिद्ध है। ऐसे लोग हुए। और आधे घंटे का युद्ध पानीपत का हुआ, 15 मिनट का युद्ध जो है वहां पे हुआ हल्दी घाटी में, वो पूरे इतिहास में छाया हुआ है। और इस युद्ध का कहीं नाम नहीं है। संजय जी आप सोचिए, 4 दिन तक वो किसान थे, वो अपने हंसिया और अपने भाले, अपने फावड़े, कृषि यंत्रों से लड़ाई उन्होंने औरंगजेब के सैनिकों से लड़ी। आप सोचिए, और उन्होंने पूरा आपका मथुरा बचाने का काम उन लोगों ने किया था। मथुरा के किसी पंडित को अगर आप फोन करके पूछेंगे वो पूरा इतिहास दे देगा। और आज उसी कृष्ण जी के नाम पर डराया जा रहा है लोगों को। आज इन्हीं भगवान श्री राम के, जिनको हम पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, आज उन्हीं के नाम पे हमें डराया जा रहा है। तो ये क्या राजनीति आप कर रहे हैं? ये आप राजनीति कर रहे हैं वास्तव में कुछ हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, या सनातन धर्म का नाम लेकर डरा रहे हैं लोगों को? जी
देखो ठीक है, भगवान राम इतने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो चित्र हमारे घरों में लगा होता था कि भगवान राम है, माँ सीता है, लक्ष्मण जी है, हनुमान जी चरणों में बैठे हैं। सबके चेहरे इतने सौम्य, इतने विनम्र। हनुमान जी का चेहरा जब सामने आता था, बिल्कुल प्रभु की भक्ति में लीन एक देवता का आता था। कभी हनुमान इतने उग्र दिखाई नहीं देते थे जितने बाड़ी के शीशे के पीछे वो लेके बैठते थे, वो बजाते हैं क्या, मंजीरा क्या बोलते हैं उसको। हाँ हाँ। और वो जो है भगवान राम भी धनुष टांगे हुए हैं और चेहरे पे सौम्यता टपक रही है। अब तो उग्र, इनको हर चीज उग्र चाहिए एक्चुअल में। इनको हाँ। समाज में बंटवारा भी उग्र चाहिए, इनको धर्म के नाम पे भी उग्रता चाहिए और लोगों के बीच में बंटवारा भी उग्र चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। ये देखिए एपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।